हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने मॉनसून तक डिस्कस किया था कि मॉनसून कैसे होते हैं, एलिनो, ला नीना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें खत्म हो गई। उसी क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे जो हम चल रहे हैं तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के कंटेंट है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर कॉम्पोजिशन है, वो कैसा है, वो क्या क्या प्रक्रियाएं करता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, मॉइस्चर, फॉग, ये सब कैसे होते हैं, बादल बादल, ये सब जो फालतू की चीजें हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का क्लास जो है वो बेसिकली थोड़ा टर्म्स, अलग अलग टर्म क्या होता है उसको हम लोग चर्चा करेंगे मूल रूप से। और कुछ आज का क्लास कुछ खास है नहीं, एकदम इजी सा क्लास है, एकदम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्लास नहीं है। तो आशा है कि आप सभी लोग पढ़ रहे हो, सारे क्लासेस समझ में आ रही हैं, जो पिछली क्लासेस आपने की हैं समझ में आई हैं। क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, कल के क्लास में हम लोग लाइव होंगे, जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप अपने कंफ्यूजन को पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन करो साथ के साथ, अगर डेली क्लास मैं देखता हूँ कि आप लोग, अगर डेली क्लास मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 9 बजे होगा, तो जब क्लास अपलोड चल रही होती है, लाइव चल रही होती है, तभी देख लिया करो। साथ के साथ एक आपका टाइम टेबल बन जाएगा कि 9 से 10, 9 से 9:30 मुझे बैठना है। ओके, चलो शुरू करते हैं, आराम से बैठ जाओ। आज हम लोग शब्दों की माया जाल में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली हम लोग आज चीज देखने जा रहे हैं वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम लोग, बहुत जल्दी ये क्लास खत्म हो जाएगा, कोई एकदम दिक्कत की बात नहीं, जिसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। चक्र हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग बायो ज्योग्राफी में जाएंगे तब ऑक्सीजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वहां पे भी वाटर साइकिल आता है और यहाँ पे भी वाटर साइकिल आता है। तो दोनों की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है और इसे क्वेश्चन बनता है। देखा जाए तो ये 6वीं क्लास से आता आ रहा है, 6वीं क्लास से हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? जल का, पृथ्वी के ऊपर जल का एक रूप से बदल के दूसरे रूप में जाना, दूसरे रूप से तीसरे रूप से जाना, तीसरे से चौथे रूप में जाना, इसके अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, और फिर से उसी रूप में चले जाना। तो देखा जाए तो एटमोस्फेयर में जो हमारा, या फिर यूं कहे कि पृथ्वी पे जो हमारा वाटर है वो बराबर है ना, जितना पहले था उतना ही अभी भी है, कोई बहुत ज्यादा घट बढ़ नहीं हुआ है, तो उतना ही पानी है। तो ये पानी कैसे मैनेज होता है? ये चक्र के द्वारा होता है कि पानी होता है, भाप बनता है, बारिश होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, इसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। अब जल चक्र में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्रियाकलाप होते हैं जिसके द्वारा ये जल चक्र पूर्ण होता है। ये शब्द आप लोगों को जान लेना है, समझ लेना है कि क्या है, ठीक है। शुरू करें। ये डायग्राम्स हम लोग शुरू करते हैं ना। ये यहाँ पे बहुत सारे टर्म है, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम मैंने रखा है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये HTU distribution.com से शायद मैंने उठाया है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर ये आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, और मैं सब टर्म भी बताऊंगा, कि यहाँ पे एक बार बस ये देखिए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये जल है। ये जल सूर्य के प्रकाश में, क्या आपको पता है कि एटमॉस्फेयर को जो ड्राइव करता है, सबसे जो मेजर पावर है एटमॉस्फेयर को ड्राइव करने का, वो हमारा सन है, सोलर एनर्जी है। अब सोलर एनर्जी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सूर्य की ऊर्जा यहाँ पे पड़ रही है, तो ये भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की उपस्थिति में जल का जो भाप बन के ऊपर जाने की प्रक्रिया है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा? इवेपोरेशन। अब ये जो इवेपोरेटेड ऊपर गया हमारा जल वाष्प, ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिगमन उसको कहते हैं। ये जाते जाता है, ऊपर जाते जाता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये ठंडा होते जाता है। क्या? ये जो गैस बन के हमारा पानी ऊपर उठा, ये ऊपर जाके धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होते जाता है। तो क्या बनते हैं? हमारे बादल बनते हैं। इस गैस के कंडेंस होने की प्रक्रिया को, ठंडे होने की प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के बाद ये आगे बढ़ता है, प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश करवाता है। ठीक है, बारिश करवाता है। तो ये इसमें से कुछ पानी इनफिल्ट्रेट होके, परकोलेट होके जमीन के नीचे चले जाते हैं, कुछ नदियों द्वारा रन ऑफ से बहते हैं, और फिर से पानी समुद्र में पहुंच जाता है। फिर से ये प्रक्रियाएं घूमती रहती है। तो मूल रूप से ये जल चक्र है, आम शब्दों में एकदम मैं बताऊं तो। अब इसके जो अंदर के टर्म्स हैं, अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला टर्म हम लोग समझ रहे हैं, संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें वेपर
कोई भी वेपर वैसे हो, लेकिन जल चक्र में हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, जल के वाष्प की बात कर रहे हैं, जब वो लिक्विड वाटर में दोबारा से बदले। ठीक है, जब वेपर यानी वाष्प, जल का वाष्प फिर से जल में बदले, लिक्विड अवस्था में बदले, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या फिर संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब संघनन के कारण क्या होता है? बादल बनते हैं, धुंध बनता है। ठीक है, क्लाउड्स एंड फॉग का निर्माण कंडेंसेशन की प्रक्रिया के कारण होता है, संघनन के कारण होता है। ठीक है, ये टर्म याद रखना, ये टर्म आएगा, लिख देगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नीचे दे देगा कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये 4 दे देगा। तुमको इसमें से पता करना है कौन सा नहीं है, तो तुमको टर्म पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल में क्या क्या आता है। तो पहला क्या हुआ? संघनन हम लोग देख रहे हैं, कंडेंसेशन। आगे क्या है? डिपोजिशन, जिसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं, या कभी कभी इसको सब्लिमेशन के नाम से भी जाना जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है कि कोई भी गैस सीधे हमारा सॉलिड में बन जाए। आप देखो 3 प्रक्रिया होती है, जो पदार्थ होता है उसके 3 स्टेजेस की हम लोग बात करते हैं, वैसे तो ज्यादा है, कमेंट में बताना कितने हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, क्या होता है? जब सॉलिड को हम हीट देते हैं वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को जब हीट देते हैं तो गैस बनता है। उस तरह से गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को और ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बनता है। ठीक है, इन्हीं 3 के बीच का सारा गेम है। तो पहला हमने देखा था कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन मैंने क्या कहा था? कंडेंसेशन, गैस जो है वो लिक्विड बन रहा है, यानी कि ये जो गैस है ये यहां आ रहा है, इसको हमने क्या कहा? कंडेंसेशन की प्रक्रिया। अब डिपोजिशन या सब्लिमेशन क्या है? ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें गैस सॉलिड में बदलता है, यानी ये जो गैस है ये सीधे सॉलिड में बदल गया। गैस को पहले कैसे बदलना चाहिए था? लिक्विड में, लेकिन अचानक से उसको इतना ठंडा टेम्परेचर मिल गया कि वो सॉलिड में बदल गया। ठीक है, जैसे कि हमारा इवेपोरेटेड, हमारा क्या है? इवेपोरेशन हुआ जल वाष्प है, उसको बहुत अधिक ठंडी मिली तो सीधे स्नो में बदल गया। अब स्नो क्या है? ठोस अवस्था में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा हमने? डीसब्लिमेशन कहा, या फिर डिपोजिशन की प्रक्रिया। अगला क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो प्रक्रिया, वाष्पीकरण की वो प्रक्रिया होती है जिसमें लिक्विड वाटर किस में बदलता है? लिक्विड गैस में बदलता है। यानी कि ये वाला लिक्विड जब ये गैस में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये ऐसे डायग्राम बना के याद कर लेना। लिक्विड जब गैस में बदलेगा इसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, एकदम बच्चों वाली चीजें में पढ़ा। उसके बाद है परकोलेशन, रुक जाओ। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन में रुक जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? डिसब्लिमेशन में देखो क्या हुआ था, हमारा जो गैस था वो सीधे सॉलिड में बदल गया, जैसे उसको ठंड मिली थी। हमारा वाष्प है उसमें ठंड मिली बहुत ज्यादा, वो सीधे स्नो में बदल गया, ठोस में बदल गया, वो डिसब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड सीधे क्या होता है? हमारा वाटर वेपर में बदल जाए, सॉलिड पदार्थ सीधे वाटर वेपर में बदल जाए। जैसे अगर आप मोमबत्ती को आग लगा देखते हो, वो पिघल तो रहा होता है लेकिन ऊपर भी वो जल रहा होता है। मोमबत्ती को जब फूक दो, ऐसे माचिस मार दो तो वो आग पकड़ लेता है। मोम क्या है? या कपूर क्या होता है? कपूर देखो लिक्विड नहीं बनता, कपूर जलता है और सीधा गैस बन जाता है। कपूर जानते हो ना, कैम्फर जिसको कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया है। सब्लिमेशन क्या होता है? वाटर से सीधे वो सॉलिड से सीधे वो वेपर में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये बात करो तो तुमको पता है, फिर से इसको याद करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, गैस से लिक्विड बनने को क्या कहेंगे बताओ? कंडेंसेशन। गैस से सीधे सॉलिड बन के क्या कहेंगे? डिसब्लिमेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग, जमना। उसी तरह से सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मेल्टिंग। सॉलिड से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। तो 6 टर्म तुमने सीखा। ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक, उसके बाद सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और लिक्विड बनना, लिक्विफिकेशन जिसको कहते हैं, तरल बनना। तो ये 6 प्रक्रिया तुमको पहले समझ में, दिमाग में बैठा क्या मैंने बातें कही? ये तुमको पता होना चाहिए कि सॉलिड से अगर गैस बन रहा है, क्वेश्चन आ जाएगा, अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, द फिनोमिना इज कॉल्ड
sublimation. When a substance turns from gas to directly to solid, it is called desublimation. When solid turns into liquid, what is it called? It's called melting. When liquid turns into solid, उसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, जमना, पिघलना. इसको पिघलना, इसको जमना. ठीक है. When gas turns into liquid, it is called condensation. When liquid turns into gas, it is called evaporation. ये याद होना चाहिए इतनी. ये वाटर साइकिल का मूल. चलो आगे है परकोलेशन. अब देखो परकोलेशन क्या होता है? टपकना, जिसको टपकन कहते हैं. यानी कि होता क्या है, इसके लिए सही टर्म शायद टपकन नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा फिर से. होता क्या है, ये बारिश हुई, बारिश का पानी ये सरफेस पे आया और ये रिश्ता हुआ, सरफेस से बहते हुए रिश्ते हुए जमीन के नीचे चला गया. ठीक है, सरफेस के नीचे चला गया. इसको हम लोग कहते हैं परकोलेट करना, परकोलेशन. ठीक है. इसी के साथ फिल्टरेशन, इसके साथ हमारा एक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन. उसमें भी कुछ इसी तरह का काम होता है. ठीक. आगे की प्रक्रिया है हमारी प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण. बादलों से यानी आसमान से सॉलिड गिरे, लिक्विड गिरे, कुछ भी गिरे, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन, वर्षण, वर्षा जिसको हम लोग कहते हैं. तो वर्षा सिर्फ सॉलिड, सिर्फ लिक्विड पानी के रूप में, तरल के रूप में नीचे नहीं आ सकता है. स्नो के रूप में भी आ सकता है, वो एक सॉलिड है. बर्फ के रूप में आ सकता है, ओला के रूप में आ सकता है, वो एक सॉलिड है. तो ये सभी को किस में हम लोग रखते हैं? प्रेसिपिटेशन में रखते हैं. मोस्ट कॉमनली वो लिक्विड प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन वैसे क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है. ठीक है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन. आगे क्या है? ट्रांसपिरेशन. एक तो हमने कहा इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, ये पानी है, पानी पे ऐसे धूप की किरणें पड़ती थी, ये वाष्प बन के ऐसे ऊपर उड़ जा रहा था. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो हमारे पत्ते हैं, ठीक है, जो हमारे ये पत्ते हैं, पत्तों पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, ये अपना जो प्रक्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसके थ्रू, पत्तों के थ्रू जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है. तो पत्तों के थ्रू, प्लांट के थ्रू, सॉइल के थ्रू जब इस तरह की प्रक्रिया हो रही हो, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन. वाष्पोत्सर्जन इसको भी कहते हैं, ट्रांसपिरेशन. ठीक है. तो ये सारा मिलके क्या होता है, इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे हुई. इसके साथ ये एक होता है रन ऑफ. रन ऑफ, जब ये नदियों में हमारा पानी बहता है, इसको रन ऑफ कहते हैं. तो ये सारी प्रक्रिया मिलके हमारी इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन. देखो क्या होता है, जमीन के नीचे पानी का जाना, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन हो गया. उसके नीचे भी तो ये बहता है, ग्राउंड वाटर के रूप में भी बह रहा होता है, रन ऑफ के रूप में भी बह रहा होता है. तो इन सारी प्रक्रियाओं को मिलकर जो हमारा बनता है, उसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र के नाम से जानते हैं. ठीक है, एकदम इजी सा तत्व है, इसमें तो कुछ मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए कि प्रक्रिया क्या होती है. मैं पूछूंगा, गलत किए तो पिटाई होगी सबकी. चलो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, मॉइस्चर. मॉइस्चर क्या है, ये जो हमारा हवा है, ये हवा, हवा में मैंने क्या कहा था, थोड़ा थोड़ा गैस होता है. कौन सा गैस? तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन H2O वाले गैस, वाटर वेपर्स होते हैं. H2O वाटर का फॉर्मूला है, पता है ना. तो ये H2O वाले जो कंपोनेंट हैं, इसके जो इसके अमाउंट इसके अंदर है, हमारे किसके अंदर, हमारे गैस के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं. यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आर्द्रता. आर्द्रता क्या होता है, हवा के अंदर जो हमारा ये गैस एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर कितना जल है, जल कहने का मतलब कितना मॉइस्चर है, उसके कंटेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, आर्द्रता के नाम से जानते हैं. ठीक है. आर्द्रता को नापने के लिए देखो दो प्रकार से हम लोग नापते हैं. एक को कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, जो भी कहते हैं समझ लेना. मैं क्या कह रहा हूँ, ह्यूमिडिटी कह रहा हूँ, नमी जिसको कहते हैं, नमी भी आम भाषा में हम लोग कहते हैं. तो दो है, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी. दोनों समझो. मान लो कि ये इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब. वॉल्यूम क्यूब में निकालते हैं ना, ये वॉल्यूम है, ये ग्लास है. ठीक है, मान लो कि मैं कैसे एग्जांपल लूं, जैसे कि ये ग्लास है, इसमें एक्चुअली में कितना पानी है. ठीक है, 1 मीटर क्यूब के इस जगह में कितना पानी पानी है, 2 ग्राम पानी है, 5 ग्राम पानी है, 10 ग्राम पानी है, कितना पानी है, कितने एरिया में,
1 मीटर क्यूब के एरिया, यानी ये हवा का, समझ लेना ध्यान से, ये हवा का 1 मीटर क्यूब का जगह ले लो, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, इस तरह से 1 किलोमीटर क्यूब का एक जगह ले लो जिसमें हवा है। इस हवा में मैंने नापा कितना पानी है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 100 ग्राम है। जब एग्जैक्ट ऐसे नापा कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना पानी उपलब्ध है, कितना मॉइस्चर उपलब्ध है, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, यानी इस ग्लास में कितना पानी है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। समझ में आया? इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वेट यानी ग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका ऐसे यूनिट होता है कि 1 मीटर क्यूब जगह में कितना पानी है। ठीक है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। अगला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि मान लो कि ये एयर पॉकेट है, ये 10 ग्राम पानी को होल्ड कर सकता है, 10 ग्राम से ज्यादा पानी इसमें नहीं है, और 10 ग्राम होल्ड कर सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसमें कितना है, 2 ग्राम। ठीक है, अभी प्रेजेंट में इसमें कितना है, 2 ग्राम। तो कितना होल्ड कर सकता है उसके तुलना में कितना है, उसके परसेंटेज को हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी में नापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता। यानी पहले मैंने कहा था कि ये एक बॉटल में कितना पानी है, सिंपल टर्म्स में कितना ग्राम पानी इस वॉल्यूम में। अब मैंने कहा इसमें मान लो कि 250 ग्राम आ सकता है, और अभी इसमें 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम बटे 250 ग्राम, इसका जो परसेंटेज होगा, इसको हम लोग परसेंटेज मकसद मेजर करते हैं, इसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, समझे? दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? सोच लो एक बार, ऐसे माथा ऐसे हाथ रखो और सोचो क्या मैंने कहा। मैंने कहा जब एब्सोल्यूट होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में एक क्यूब रख लो तुम या एक ग्लास रख लो, उसमें कितना पानी है। ठीक है, जब ये तुमने नापा तो इसको मैंने कहा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ग्राम पर मीटर क्यूब। अब मैंने कहा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये वाला जो हवा है इसमें 50 ग्राम पानी आ सकता है, लेकिन अभी 10 ही ग्राम है। ठीक है, लेकिन अभी 10 ही ग्राम है, तो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कंपैरिजन जब हो रहा है, रिलेटिविटी बता रहे हैं। ठीक है, ये बात समझिए। अब देखो, जब ये 10 ग्राम होल्ड कर सकता है और ये 10 ग्राम ही है, ठीक है, 10 ग्राम होल्ड कर सकता है, इसमें 10 ग्राम है, 10 ग्राम, तो इस हवा को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड। इस अवस्था को क्या कहते हैं, सैचुरेशन की अवस्था। ठीक है, सैचुरेशन की अवस्था इसको कहते हैं। एक बात और, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, जब वार्म एयर होगा, यानी कि जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वार्म एयर होगा तो वो ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, कोल्ड एयर कम मॉइस्चर को होल्ड करेगा। इस बात को भी ध्यान रखना, ये याद रखना, वार्म एयर ज्यादा मॉइस्चर, कोल्ड एयर कम मॉइस्चर। अब मैंने कहा, अब यही से एक चीज और देखो, सैचुरेटेड की जब मैंने बात की, मैंने कहा कि इस हवा में 10 ग्राम पानी रह सकता है, इस हवा में 10 ग्राम पानी रह सकता है, लेकिन अभी इसमें 1 ही ग्राम है। तो ये क्या कर सकता है, ये अगल बगल से हवा को सोख सकता है अपने अंदर, है ना, अपने अंदर वो पानी को ले सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि तुम्हारा इवेपोरेशन डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अगर जिसमें इसमें 10 ग्राम चाहिए तो 10 ग्राम का 10 ग्राम भरा हुआ है, तो ये इवेपोरेशन नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक, लेकिन अगर इसमें 1 ही ग्राम है तो ये ज्यादा हमारा क्या कर सकता है, ये ज्यादा वाटर को इवेपोरेट कर सकता है, अपने अंदर लेके आ सकता है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तुमने देखा होगा, जब मान लो कि ह्यूमिडिटी, अभी देखो जैसे कि ये वॉच है, तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को दिख रहा हो, तो यहाँ पे देखो ह्यूमिडिटी कितना 73% है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे अगल बगल हवा में अगर 100 ग्राम पानी रह सकता था, तो अभी 73 ग्राम पानी ही है। यही हुआ ना 73% का मतलब, अगर 100 ग्राम पानी हो सकता था तो अभी 73 ग्राम पानी ही है। तो क्या हो रहा है कि मेरा अगर पसीना होगा तो अगल बगल की जो हवा है ये पसीना को सोख लेगा, स्वेटिंग को सोख लेगा, तो मुझे ठंडक चाहिए। वही क्या होता है जब ये 95% होता है, तो क्या होता है, मेरे को पसीना आ रहा होता है गर्मी के कारण, लेकिन ये अगल बगल का जो मॉइस्चर है इसमें ऑलरेडी सैचुरेशन की तरफ है, संतृप्तता इसको कहते हैं, ऑलरेडी संतृप्तता की तरफ है, तो क्या होगा, ये मेरे पसीना को सुखा नहीं पाएगा।
तो क्या होगा, मुझे बहुत पसीना होगा। तुमने देखा होगा कि कभी हम लोग बाहर घूम रहे होते हैं, हमें बहुत पसीना आ रहा होता है, हम लोग क्या कहते हैं, ओहो उमस बहुत। उमस बहुत है का क्या मतलब हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, 90% से ज्यादा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा पसीना नहीं सूख रहा है। पसीना तो हमेशा आता है, लेकिन जब ये ह्यूमिडिटी कम रहती है तो पसीना सूखते रहता है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी बढ़ गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% हो गई, तो अभी पसीना सूख ही नहीं रहा, तो मुझे पसीना फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हम कहते हैं ना बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत उमस है। ये उमस क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझे। तो ये ह्यूमिडिटी क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम। दूसरी बात, जब ये सेचुरेशन की तरफ बढ़ेगा, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% हो जाए, तो 100% का क्या मतलब कि 10 ग्राम को रख सकता था पानी, और 10 ग्राम पानी को इसने रखे हुआ है, तो ये संतृप्त हो गया, सेचुरेटेड हो गया, तो इसका ये ड्यू पॉइंट है। अब ये क्या करेगा, ये पानी अब इसमें से गिरना शुरू होगा, ओसांक या ओस बिंदु इसको कहते हैं। इसको हम लोग ओसांक के नाम से भी जानते हैं। ओसांक क्या होता है, जब किसी स्थान का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, यानी जितना उसको पानी उसमें होना चाहिए उतना ही पानी हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट या फिर ओसांक। समझे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अपने दिमाग में रिवाइज करो। हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखा, क्या क्या उसमें चीजें होती थी, और दो चीजें पढ़ी ह्यूमिडिटी में, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में पढ़ा कि कितने ग्राम, कितना स्पेस है उसमें, कितना है एक्चुअल में, तो उसका ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर मीटर क्यूब का यूनिट लगाते हैं। वहीं रिलेटिव क्या होता है, कितना होल्ड कर सकता है, उसकी तुलना में कितना है। 1 लीटर वो होल्ड कर सकता है गैस, तो अभी कितना है, 100 ग्राम, 500 ग्राम, कितना है, उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो गर्मी ज्यादा हमें फील होती है, इवेपोरेशन क्योंकि कम होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, हमें थोड़ा ठंडक फील होता है। तो क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं जब ये 100% सेचुरेशन पे पहुंच जाए, 100% हो जाए आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वो अपने ओसांक को पहुंच जाता है, ड्यू पॉइंट को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे हमने कहा कोहरा, फॉग, धुंध कहते हैं जिसको, कोहरा कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। हिंदी में बहुत कंफ्यूजन है, कहीं पे फॉग को कोहरा कह रहे हैं, कहीं पे मिस्ट को कोहरा कह रहे हैं, कहीं पे फॉग को धुंध कह रहे हैं, कहीं पे मिस्ट को धुंध कह रहे हैं। तो भाई मुझे नहीं पता मैं क्या टर्म का यूज करूं, आप लोग सही टर्म मुझे बताना। बट अभी हम फॉग को कोहरा मान के चलते हैं। फॉग आपने देखा होगा, धुंध लग जाती है ठंडी के समय में। ठीक है, क्या होता है, जब क्लाउड देखो ऊपर आसमान में बनते हैं, कंडेंसेशन बहुत ऊंचे पे जाके वाटर वेपर का हुआ तो क्लाउड, जब वही कंडेंसेशन आपके वाटर का जो गैस है आपका, कंडेंसेशन आपके सतह के पास हो जाए, सरफेस के पास हो जाए, तो सरफेस के पास ये बादल बन गया। तो सरफेस के पास बने इस बादल को हम लोग धुंध या कोहरा कहते हैं, फॉग कहते हैं। ठीक है, फॉग क्या होता है, जब हमारे सरफेस के पास कोहरा बन जाए, बादल बन जाए, तो उसको हम लोग धुंध कहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, धुंध लगती है, धुंध लगती है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं, धुंध तो लगी, लेकिन धुंध क्या है एक्चुअली में, बादल जो हमारे ग्राउंड के पास है। अब ये 3 प्रकार से बन सकते हैं। पहला होता है रेडिएटिंग फॉग, ठीक है, अभिसरण धुंध, अभिसरण कोहरा जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा होता अभिसरण कोहरा, सुन लो क्या हुआ कि, तो पहला हमारा क्या है, पहला होता है रेडिएशन फॉग या फिर रेडिएटिंग फॉग, इसको हम लोग विकिरणीय या फिर विकिरणीय कोहरा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये देखो, ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, ये हवा है। अब बहुत ठंडी है, आज तापमान बहुत ठंडा हो गया। ठीक है, सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पा रही, बाकी सारे कारणों का तापमान बहुत ठंडा हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, इसकी सरफेस के ऊपर जो ये गैस था वो बादल बन गया। ठीक है, जो गैस पार्टिकल, हमारा वाटर वेपर वाला पार्टिकल जो हमारे सरफेस के पास था, वो बादल नुमा बन गया। ओके, तो ये बादल नुमा जो ये बना, ये किसके कारण बना, मैंने कहा कि यहाँ पे नीचे ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर गैस है, ठंडक हुआ, ये गैस बादल बन गया, वाटर वेपर बादल बन गया। तो इस प्रकार से जब भी हो तो इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन फॉग या फिर विकिरणीय कोहरा, विकिरणीय धुंध। ठीक, दूसरा क्या है, अब इसमें क्या हुआ, अब दूसरा चलिए समझ बता दो। ये यहाँ पे बहुत ठंडा सरफेस है, बहुत ठंडा, यहाँ पे उतना वाटर वेपर अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हवा तो चलती रहती है, तो हवा चलते चलते इधर आई, इधर आई, इधर आई, जैसे ही यहाँ आई तो इसका जो वाटर वेपर था ये जल्दी से क्लाउड में बदल,
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एडवेक्शन, अभिवहनीय फॉग या फिर अभिवहन फॉग, एडवेक्शन फॉग इसको कहते हैं। क्या मैंने कहा, पहले केस में क्या था, पहले केस में यहीं पे था वो वाटर वेपर्स था, वो हमें दिख नहीं रहा था लेकिन वाटर वेपर्स थे, इतना ठंडा पड़ा, इतना ठंडा पड़ा कि ये बादल बन गया जमीन पर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेडिएटिंग फॉग कहते हैं। और लेकिन अगर अगल बगल से हवा चलते हुए आ रही है और यहाँ आके अचानक से जम गई तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडवेक्शन फॉग। तीसरा है फ्रंटल फॉग। फ्रंटल फॉग में क्या होता है, फ्रंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वाताग्र जिसको कहते हैं, वाताग्र के बारे में आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये कब बनता है फ्रंटल फॉग, जब हॉट फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो हॉट फ्रंट होता है वो कभी कभी नीचे चला जाता है, ये नहीं भी समझ में आया तो नहीं कोई बात नहीं, हॉट फ्रंट कोल्ड के नीचे चला जाता है तो वहां पे वो फॉग का निर्माण करता है। तो फ्रंट के कारण, वाताग्रों के कारण जो हमारा फॉग बनता है उसको हम लोग फ्रंटल फॉग कहते हैं, अविक्षेपित फॉग या फिर अविक्षेपित कोहरा कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप के फॉग होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सरफेस के ऊपर हवा चलते हुए आ रही थी, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी और वहां पे वो बन गया कोल्ड सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, फ्रंट के कारण क्या होगा, जब वहीं पे एग्जिस्टिंग कंडीशन में बना तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब है मिस्ट। मिस्ट एक्चुअली हमको पर्वतीय स्लोप्स पे ज्यादातर देखने को मिलता है। पर्वतीय स्लोप जो होता है, अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाओगे तो देखोगे पर्वतीय स्लोप पे जो घना कोहरा, अधिक नमी वाला कोहरा देखने को मिलता है, क्योंकि वो माउंटेन वैली वाला इलाका है। तो माउंटेन पे मिलने वाले फॉग को अक्सर हम लोग मिस्ट के नाम से जानते हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। अब ये है हेज। हेज क्या होता है, हेज भी एक तरह का धुंध है लेकिन वो हमारा क्लाउड नहीं है। ठीक है, जब स्मोक, धूल, धुआं और ये सारे जो ड्राई पार्टिकल्स हैं ये क्लैरिटी को ऑब्स्क्योर कर देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब अभी देखो ठंडी का समय आ गया ना, दिवाली के बाद पटाखे जलाए जाएंगे तो कहेंगे कि बहुत कोहरा हो गया है, बहुत कोहरा हो गया है, दिल्ली में एकदम सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो जाएगा, सब एकदम एक्टिव हो जाएगा, पराली मत जलाओ, ये मत करो, वो मत करो। होता क्या है, वो धुंध नहीं होता है, वो हेज होता है। यानी हवा में इतना सॉलिड मैटर है, सॉलिड पार्टिकल है, स्मोक है, धुआं है, जिसके कारण हमें विजिबिलिटी ऑब्स्क्योर हो गई है, विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो उसको हम लोग हेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने तीन चीज भरा, फॉग क्या होता है, मिस्ट क्या होता है और हेज क्या। अब आपसे पूछे कि ठंडी के विंटर्स में दिल्ली जैसे शहरों में पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, तो हेज होता है। पहाड़ी स्लोप पे क्या होता है, मिस्ट होता है। ऐसे ठंडी के कारण क्या होता है, फॉग होता है। ये पता होना चाहिए आपको। ड्यू ओस आप लोग जानते हो, जब हमारी ठंडी इतनी हो कि जब ये बादल तो बना, साथ में एक कंडेंस भी हो गया, तो सरफेस पे क्या होता है, पानी के हमें परत देखने को मिल जाता है। ठंडी के समय आपने देखा होगा पत्तों के ऊपर ओस गिरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं, ओस कहते हैं। ठीक है, चलो अगला है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है पाला। पाला जब नेगेटिव टेम्परेचर हो या 0 डिग्री टेम्परेचर, तो ये जो ओस पड़ा है आपका वो जम गया, ओस फ्रीज हो गया। ठीक है, ड्यू ड्यू ऐसा है कि ओस फ्रीज हो गया, तो आम भाषा में उसको हम लोग पाला या फिर फ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक, अब कुछ क्लाउड्स के टाइप देख लो। इसमें तीन शब्दों को ध्यान देना, एक है सिरस, सिर, CIRR, एक है ऑल्ट, ऑल्ट, एक है स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट जिसको भी हम लोग कहते हैं। जिस क्लाउड के नाम के साथ सिर लगा हो, CIRR, वो हाई क्लाउड्स होंगे, ऊंचाई पे होंगे, 7,000, 8,000, 6,000 मीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर, सिर क्या होता है, हमारा सबसे ऊपर है, तो सिर जिसमें लगा हो वो सबसे ऊंचे क्लाउड से। ऑल्ट जिसमें लगा हो वो बीच वाले क्लाउड से, और स्ट्रेट जिसमें लगा हो वो सबसे नीचे स्तरीय क्लाउड से। स्ट्रेट को क्लाउड जो होता है वो आपको एटमोस्फेयर के सबसे नीचे, ट्रोपोस्फेयर के सबसे नीचे वाले भाग में देखने को मिलता है, और वो परत दर परत देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रेटस कहते हैं या फिर स्ट्रेटो क्यूमुलस कहते हैं या फिर क्यूमुलस कहते हैं। क्यूमुलस मतलब कपास की तरह। ठीक है, ऑल्टो जब लग जाए, ऑल्टो जब शुरू में लग जाए तो वो क्या, स्ट्रेटस मतलब सतह, है ना, स्ट्रेट आपने पढ़ा होगा ना, रॉक्स में भी हम लोग कहते हैं स्ट्रेटा बना हुआ है सेडिमेंट्री रॉक में, तो परत दर परत जब बने आपका, ये तो परत दर परत जब बने। सिर जब लगा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग हाई क्लाउड्स में रखते हैं। ऑल्ट जब लगा हो तो उसको हम मिडिल क्लाउड में रखते हैं, और स्ट्रेट अगर पहले लगा हुआ हो तो उसको हम लोग लो क्लाउड में रखते हैं। ठीक है,
और नींबू, ये NIMBU, NIMBU, नींबू, नींबू, नींबू जिसमें लगा हो वो रेन वाले क्लाउड्स। ठीक है, तो सीरस हाई क्लाउड, ऑल्टस ऑल्ट बीच वाले क्लाउड, स्ट्रेटस स्ट्रेटा लोअर क्लाउड, निम्बस बारिश वाले क्लाउड, काले घने बादल। ठीक है, इतना याद रखना। कौन सा, अगर तुमसे 4 क्लाउड दे दे, अभी मैं पूछ लूं, स्ट्रेटो क्यूमुलस, क्यूमुलस, निम्बो क्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस एंड सीरो क्यूमुलस, इसमें बारिश कौन करवाएगा? तो एकदम आंख बंद करके मार देना जिसमें निम्बो लगा। ठीक है, तो सीरस क्या होता है? ये हाई क्लाउड्स होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं, फेदरी होते हैं, व्हाइट इन कलर होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड यूजुअली लोअर स्ट्रेटा पे देखने को मिलता है, पैचेस की तरह दिखते हैं, फ्लैट बेस ऐसे गोभी की तरह दिखाई देता है ये। ठीक है, स्टेटस सतहदार जो हमारे होते हैं, सतह बने होते हैं, परत दर परत बने होते हैं, इसको स्टेटस क्लाउड कहते हैं। निम्बस जो बारिश करवाने वाले बादल होते हैं उसको निम्बस क्लाउड कहते हैं, ये ब्लैक क्लाउड है ना। तो ये सारी बातें आपकी हो गई बादलों की, बहुत इसमें माथा पच्ची नहीं करना। ठीक है, अगला आ गया रेनफॉल। रेनफॉल देखो 3 प्रकार से हो सकता है, संवहन के कारण हो सकता है, दूसरा आपका ऑरोग्राफिक हो सकता है, पर्वतों के कारण हो सकता है, और तीसरा आपका फ्रंट वाताग्रों के कारण हो सकता है। अब ये वाताग्र वाला जो सारा केस है, जब मैं फ्रंट बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, पर मूल रूप से बारिश कैसे होता है उसको जानने के लिए समझना आपको ये है कि ये जब वाटर आपका जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा कंडेंस होगा। ठीक है, गैस जो हमारा वाष्पीकरण हुआ, इवेपोरेशन की प्रक्रिया, फिर ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया हुई, वो पानी को उसने खींचा, वो ऊपर लेके गया, तो वो ऊपर जितना जाएगा ठंडा उतना। अब ये ऊपर जाने के लिए इसको सहारा चाहिए, या तो ये खुद से ऐसे ऊपर जाते जाएगा धूप के प्रभाव में जाते जाएगा, या ये पहाड़ को पकड़ के जाएगा, पहाड़ का जो ढलान है उसको पकड़ के जाएगा, या फिर फ्रंट के ढलान को पकड़ के जाएगा। फ्रंट में समझाऊंगा तभी अच्छे से। तो मूल हमारा काम क्या है कि हमको जो हमारे ये इवेपोरेशन हुआ है, तो ये जलवाष्प है, इसको ऊपर लेके जाना है। क्यों? आपको लेफ्ट रेट याद होगा, ऊपर जैसे जाता जाएगा ये ठंडा होता जाएगा, कंडेंसेशन होता जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाना है। जब ये अपने आप ऊपर जाए, यानी सूर्य के प्रभाव में ऊपर जाए, सन की हीट के कारण खुद ही ये ऊपर जाए हल्के होते 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 होते, तो इसको हम लोग कन्वेक्शन रेनफॉल कहते हैं। कन्वेक्शन रेनफॉल में क्या होता है, ये इसको हीट अप करता है सूर्य, ये इसके ऊपर लेके जाता है, लेके जाता है, बहुत ऊपर जब चला जाता है, ये किसके कारण जा रहा है? ये इसी के प्रभाव में जा रहा है, किसके? सूर्य के रोशनी के प्रभाव में गर्म होकर। लेकिन एक लिमिट तक ही जाएगा ऊपर, एक लिमिट तक जाएगा, वहां पे वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमारा वहां पे लेफ्ट रेट काम कर रहा है। तो ठंडा हो जाएगा तो क्या करेगा? वो बारिश करवाएगा। ठीक है, जब सूर्य की उपस्थिति में अपने आप ये बादल हमारे ऊपर जाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कन्वेक्शन रेनफॉल, संवहनीय वर्षा कहते हैं। दूसरा क्या है? पहाड़ को पकड़ के जाए। ये पहाड़ है, पहाड़ को पकड़ के ऊपर। बहुत बार हो सकता है कि सूर्य के प्रकाश में ना हो, लेकिन वो मॉइस्चर वाला जा रहा था बादल और उसने पहाड़ का ढलान देखा तो ऊपर चला गया। तो पहाड़ को ढलान पकड़ के जब ऊपर जाएगा तो ओरोग्राफिक, ओरो आपको पता है, मैंने बताया था, पर्वत से इसका लेना देना है। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा क्या होता है? जब पहाड़ को पकड़ के ये आपका जो माउंटेन, जो आपका ये क्लाउड है, ये ऊपर उठे और बारिश करे, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा में 2 साइड होता है, इसको कहते हैं विंड वर्ड साइड। ठीक है, विंड वर्ड साइड, हवा की दिशा वाला भाग, और इसको कहते हैं लीवार्ड साइड, हवा के विपरीत वाला। तो बारिश कहाँ होगी? कौन ऊपर लेके जा रहा है? इस वाला। तो यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे बहुत बारिश होगी। लेकिन जब ये बादल इसको पार करके पहाड़ का से ऊपर चला जाएगा, तो अब ये नीचे आना स्टार्ट होगा। तो तुम्हें पता है कोई चीज नीचे आता है तो गर्म होता है, लेफ्ट रेट, ऊपर जाता है तो ठंडा होता है, तो ऊपर जाता है तो ठंडा हो रहा था, बारिश करवा दिया। तो पहली बात तो इसने बारिश करवा दिया, तो इसमें जो मॉइस्चर होगा, जो पानी होगा, वो पहले से ही कम हो गया होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या हुई, ये नीचे जा रहा था तो और गर्म होते जाएगा, तो बारिश नहीं करवा पाएगा। तो इसीलिए विंड वर्ड साइड पे हमेशा ज्यादा बारिश होती है, ली वर्ड साइड सूखा रह जाता है। आपको मॉनसून में याद हो, मैंने मॉनसून जब पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, तब बताया था कि जब यहाँ पे अरब सागर ब्रांच आता है, इसको यहाँ पे क्या मिलता है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट मिलता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारा बारिश करवाता है, बहुत सारा बारिश करवाता है। कौन?
साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन इधर ये क्या होता है, सूखा रह जाता है। फिर जब ये लौट के आता है तब इधर बारिश करता है, याद है ना। तो ये विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड का कॉन्सेप्ट है। तीसरा है वाताग्रों वाला कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। जब दो एयर मास टकराते हैं, दो वाताग्र टकराते हैं, या फिर वायु राशि जब दो टकराते हैं, तो एक जो गर्म वायु राशि है वो ऊपर उठता है, हमको तो ऊपर ले जाना है वेपर्स को, तो एक वायु राशि ऊपर उठता है, और जैसे ही वायु राशि ऊपर उठता है तो ऊपर जाके क्लाउड बना बारिश करवाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, जो कोल्ड एयर इधर से आ रहा है, इधर से वार्म एयर आ रहा है, अब कोल्ड एयर भारी है, वो तो ऊपर जाएगा नहीं, वो नीचे रह जाएगा, तो इसके ऊपर ये स्लाइड करके क्या होगा, गर्म हवा ऐसे ऊपर उठ गई। वायु राशि, एयर मास इसको कहते हैं कि एक वायु राशि ये है जो कोल्ड है, ये हमेशा जमीन के पास रहने की कोशिश करेगी, कि कोल्ड है तो भारी होगा, और ये क्या है, ये गर्म है तो थोड़ा ये भारी नहीं होगा, हल्का होगा, तो ये इसको पकड़ के ऊपर उठ जाएगा, और हवा जैसी ऊपर उठी तो लेफ्ट साइड ने अपना काम किया, बादल बने, बारिश हो गई। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। कई बार एक और टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल भी कुछ कुछ फ्रंटल रेनफॉल जैसा ही होता है। इसमें अन्य प्रक्रियाओं के कारण जो हमारे वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं, तो उसके कारण बादल बनते हैं, उसके कारण बारिश होती है। यही हमारा आज का क्लास है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नहीं कि मैं अपना और आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और आपका भी टाइम में बर्बाद नहीं करना चाहता, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। वो मुझे कैसे पता चलेगा, कि अगर आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताओगे कि हाँ आया समझ, अगर आप लाइक कर दोगे, अगर आप मेरे को अपना होमवर्क वाला नोट्स भेज दोगे जिसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम लोग कुछ कर रहे हो, और कितने बच्चे कर रहे हैं ये भी मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे स्टूडेंट, है ना। उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, कभी जरूरत पड़ेगी तो ईमेल पे मैं तुम्हें कुछ चीजें भेज दूंगा, अगर मेरे पास हुई कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीज, तो कभी कॉल पे मैं तुमसे बात कर लूंगी। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे पढ़ कौन कौन रहा है। हवा में तो एक वीडियो देख के जाने वाले 5 मिनट बहुत लोग हैं, लेकिन अगर तुम लोग मेरा ये सीरीज को सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम मेरे सीरीज को फॉलो कर रहे हो। तो नीचे कमेंट कर दोगे तो मुझे एटलीस्ट तुम्हारा नाम पता रहेगा। जैसे ऋचा है, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अम, जैसे जैसे देखो, बहुत सारे लोगों का मेरे पास नाम ऑलरेडी है, जिनका मुझे पता है कि ये लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, है ना। जैसे वर्षा है, जैसे गौरव है, जैसे आकाश है, तो मैंने रखा हुआ, जैसे अनुपम है ना, रखा हुआ है मैंने सभी लोगों का, कि हाँ मुझे पता है, श्री गुप्ता है। तो मुझे पता है ना कि आप लोग सीख रहे हो, कर रहे हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये नहीं कि मैं आज क्लास अपलोड कर रहा हूँ 4 दिन बाद आप देख लो, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछो, समझ में आया तो बताओ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगी। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से रहो। नवरात्रि शुरू हो गए हैं, माता दुर्गा का आप लोगों पे आशीर्वाद बना रहे। माता का नाम लेके, जो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अल्लाह, वाहे गुरु, जो भी मानते हो, जीसस क्राइस्ट, जिसको भी मानते हो, अपना मान के, नहीं मानते हो तब भी कोई बात नहीं, प्रकृति को मान के, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के अच्छे से तैयारी, आज के दिन कहा जाता है शुभ दिन होता है, शुरू कर दो। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।